नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 242वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, आपकी एनसीईआरटी के हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डिटेल में कवर कर जाते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होते रहे, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपका रिवीजन भी चलता रहे और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? दो पारिस्थितिकी तंत्र, दो इकोसिस्टम जहां पर आकर मिलते हैं उस इलाके को क्या कहते हैं? उस इलाके को इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यानी दो पारिस्थितिकी तंत्र, दो इकोसिस्टम जहां पर वो मिलते हैं उस इलाके को किस नाम से जाना जाता है? इकोटोन। ठीक है, इकोटोन ये जो शब्द है इसका सबसे पहला इस्तेमाल अल्फ्रेड रसेल के द्वारा किया गया था 1859 में। ठीक है, अगला, देश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता का तप्त स्थल यानी जैव विविधता का हॉट स्पॉट। ठीक है, और हमने कई बार देखा है भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिसमें हमारा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है, हमारा पश्चिमी घाट है, भारत म्यांमार सीमा और सुंडरलैंड वाला जो इलाका है, ये 4 हमारे हॉट स्पॉट हैं। तो जैव विविधता का तप्त स्थल यानी भारत में मौजूद हॉट स्पॉट की आपसे बात पूछी गई थी, तो इनमें से कौन सा है? पश्चिमी घाट। इसके अलावा 3 और हैं, जैसे मैंने आपको कहा। एक हमारा कौन सा है? पूर्वी हिमालय। ध्यान रखना, पूर्वी घाट हॉट स्पॉट में नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा जो भारत म्यांमार सीमा है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, वो भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। और साथ में सुंडरलैंड वाला जो इलाका है, यानी जो दक्षिण पूर्व एशियाई वाला जो इलाका है हमारा, ये उससे जुड़ा हुआ जो इलाका है, इस इलाके को भी हॉट स्पॉट माना गया है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दबाजी में आपने सीधा राज्यपाल के ऊपर टिक नहीं करना है। जब हमने संविधान वाली सीरीज में भारत के प्रमुख संवैधानिक आयोगों को कवर किया, उसमें हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देखा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? एक चयन समिति होती है, वो समिति सिफारिश करती है किसी के नाम की, तब जाकर राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? उस समिति में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, दोनों सदनों में जो एलओपी होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और गृह मंत्री। इन सब की समिति एक बनती है, वो सिफारिश करती है, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, ये जो चयन समिति है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कब? राष्ट्रीय स्तर पर। आपसे पूछा है राज्य मानवाधिकार आयोग, सेम यही पैटर्न राज्यों में भी फॉलो होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिशों पर। उस समिति में राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल होते हैं, गृहमंत्री शामिल होता है, और उस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जल्दबाजी में आपने राज्यपाल पर टिक नहीं करना है। यह नहीं पूछा है कि कौन नियुक्त करता है, पूछा है कि जो समिति बनती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। ठीक है, सोशल मीडिया अनुकूलन यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है?
ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है? ये होता है सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार करना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी कंटेंट या कोई भी वीडियो फोटो जो आप डालते हैं सोशल मीडिया पर, उसका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अगर आप अच्छे से करते हैं, यानी उस पर टाइटल अच्छे से लगाते हैं, थंबनेल अच्छे से लगाते हैं, उस पर कीवर्ड्स अच्छे से डालते हैं जिससे वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वही जो प्रोसेस है कि आप उसको इस तरीके से सेटिंग कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप एक आइडिया लगा रहे हैं कि लोग इस चीज को सर्च करने के लिए क्या क्या कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब चीजों को ही, उस पूरी प्रोसेस को ही कहा जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य या ये क्यों किया जाता है, ताकि हम आसानी से प्रचार कर सकें, अपनी चीजों को ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें और ज्यादा लोग हमारी कंटेंट को आसानी से ढूंढ सकें। ठीक है। अगला, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका के एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जॉन मैकार्थी। इन्हीं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। इनके सहयोगियों के नाम अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। अगर बाई चांस इसका नाम नहीं यहां पर दिया होता तो एलन ट्यूरिंग पर भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है। इनके सहयोगियों में एलन ट्यूरिंग का नाम शामिल है, इसके अलावा मार्विन मिन्स्की का नाम शामिल है, एलन न्यूवेल का नाम शामिल है। प्रमुख कौन है? जॉन मैकार्थी। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? देखिए, 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो आपके किस राज्य में रही थी? मेघालय में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में बिहार पर नहीं करना है। बिहार में जनघनत्व ज्यादा रहा था। अगर हम केवल राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहा था। ठीक है। यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है, सबसे ज्यादा मेघालय में रही, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में रही, नंबर 3 पर रहा बिहार। ठीक है। मेघालय में दशकीय वृद्धि दर लगभग 28% के करीब रही, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26% और बिहार में लगभग 25.5% के करीब। ठीक है। यही अगर सवाल हो जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे रही, तो दादर नागर हवेली में रही। ठीक है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में रही? सबसे कम रही नागालैंड में, सबसे ज्यादा भी नॉर्थ ईस्ट में और सबसे कम भी नॉर्थ ईस्ट में। सबसे ज्यादा मेघालय में, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में रही जहां पर -0.6 रही थी। ठीक है। इसके बाद केरल में रही। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? महिला साक्षरता दर वाला, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपका केरल था। ठीक है। हमने देखा था जब हमने जनगणना के आंकड़ों को देखा, चाहे आपसे ओवरऑल में पूछे, चाहे महिलाओं में पूछे, चाहे पुरुषों में पूछे, किसी भी कैटेगरी में 2011 का अगर आंकड़ा पूछेगा तो केरल नंबर 1 पे रहेगा। ठीक है। अब विकल्पों में केरल दिया नहीं गया था, तो टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता थी महिलाओं की, इसके बाद मिजोरम का यहां पर स्थान आता है। ठीक है। साक्षरता दर ओवरऑल में भी मिजोरम नंबर 2 पर है और महिला साक्षरता में भी मिजोरम नंबर 2 पर है, और अगर पुरुष साक्षरता भी पूछ लेता वहां पर भी मिजोरम नंबर 2 पर है। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। साक्षरता वाले में आपको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछ ले सबसे ज्यादा कहां है साक्षरता, चाहे ओवरऑल हो, महिला की हो, पुरुष की हो, आप कहेंगे केरल। नंबर 2 में तीनों ही जगहों पर मिजोरम है और नंबर 3 में तीनों ही जगहों पर गोवा आता है। ठीक है। अगला, सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? जो सुंदर वन है हमारे, ये किस प्रकार के वन हैं? ये आपके ज्वारीय वन है या तटीय वन है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत के जो तटीय इलाके हैं
वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, उनको डेल्टाई वन कहते हैं, उनको ज्वारीय वन कहते हैं, तटीय वन कहते हैं। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, तो इससे आपने ध्यान रखना है, तटीय इलाकों में, नदियों के डेल्टा इलाकों में जो वन पाए जाते हैं उनको ज्वारीय वन, डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन या सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो अब आपको यहां पर दो बातें पता चली। पहला, हाईकोर्ट के जज का, एक जज का दूसरे जज में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा, किसकी सलाह पर करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी सलाह पर। और यह बात किस आर्टिकल में कही गई है? यह बात आर्टिकल 222 में कही गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आर्टिकल 222 कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर एक हाईकोर्ट के जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से यहां पे सुमेलित करना है। एक तरफ सहायक नदियां हैं, दूसरी तरफ इनकी प्रमुख नदियां। बेतवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। शिप्रा चंबल की है। वेनगंगा गोदावरी की है और तवा नदी नर्मदा की है। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 2, दूसरे का चंबल है यानी कि 1, तीसरे का गोदावरी यानी 4 और तवा यानी कि नर्मदा यानी कि 3। 2 1 4 3 हमारा सही विकल्प यहां पे बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है? यह किया गया है आर्टिकल 332 के तहत। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपने ध्यान रखने, एक हमारा है 330 और एक हमारा है 332। ठीक है, साथ में 338 को भी लिख लीजिए, कई सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण ये कहा गया है 330 में। राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण 332 में है और 338 में विभिन्न आयोगों की बात कही गई है। 338 के बेसिकली 3 पार्ट हैं, एक 338, एक 338 का क पार्ट है और एक ख पार्ट है। जो 338 है वो SC आयोग की बात करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जो 338 क है वो ST आयोग की बात करता है और 338 ख वाला OBC आयोग की बात करता है। ठीक है, आपसे विधानसभाओं का पूछा है, 332 सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था या उद्देश्य रखा था? देखिए, संविधान की कौन सी बैठक में उद्देश्य लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह लाया गया था तीसरी बैठक में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ज्यादातर आपसे डेट पूछी जाती है, यहां पर क्रम पूछा गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जो टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा, उन्हें चुना गया। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष यहां पे चुन लिया जाता है दूसरी बैठक में। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की वो बनी थी। ठीक है, ये रखी कब गई? 13 दिसंबर को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसकी आवश्यकता है? देखिए, आर्टिकल 108 आप जानते हैं संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में आपने कई सारे तथ्यों को देखा है कि कौन अध्यक्षता कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस विधेयक पर यह बुलाया जा सकता है, किस पर नहीं बुलाया जा सकता, कब कब अभी तक बुलाया गया है, उन सब तथ्यों को हमने कई बार देखा है।
अब आपसे एग्जैक्ट जो संविधान में शब्द लिखे गए हैं कि ये कब बुलाया जाता है वो पूछा गया है। कब बुलाया जाता है आप सभी जानते हैं, जब किसी विधेयक को लेकर के सदनों में यहां पर कोई गतिरोध हो जाता है, ठीक है, तब बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 में साफ लिखा गया है कि संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति का आशय यानी राष्ट्रपति की इंटेंट, उनको जरूरत महसूस होनी चाहिए कि हां संयुक्त अधिवेशन अब जरूरी है। तो राष्ट्रपति के आशय के बाद एक बार राष्ट्रपति को इसकी जरूरत महसूस हो जाए, उनका इंटेंट यहां पर हो जाए, उसके बाद ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए राष्ट्रपति का आशय यहां पर आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा सवाल पेपर में बना हुआ है, ठीक है। सहमति पर ज्यादातर लोग यहां पर जल्दबाजी में गलत करेंगे। जो एग्जैक्ट शब्द लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपने टिक करना है, और यह है राष्ट्रपति का आशय, उनका इंटेंट, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? देखिए, अंतरिम सरकार जो बनी थी, अंतरिम सरकार को लेकर भी कई सारे सवाल आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां जो आपने ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट तिथि है 22 जुलाई 1946, ठीक है। 22 जुलाई 1946 को जो उस समय वॉइसरॉय था वेवेल, उसने अंतरिम सरकार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा, ठीक है। बाद में मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को कहा कि अगर आप अंतरिम सरकार में भाग नहीं लेंगे तो हम कांग्रेस को यहां पर आमंत्रण कर देंगे, अब वो अपनी सरकार बना लेंगे। यह हुआ था 22 जुलाई 1946 को। 24 अगस्त यानी लगभग एक महीने के बाद 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में देश की पहली अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा करी गई। इस दिन क्या हुआ था? घोषणा करी गई। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। प्रस्ताव आया 22 जुलाई को, 24 अगस्त को घोषणा करी गई कि बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, नेहरू के नेतृत्व में बनेगी, 2 सितंबर को बनी और 26 अक्टूबर को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इसका जो पूरा घटनाक्रम था। किसके पास कौन सा विभाग था वो पूछा जाता है अंतरिम सरकार में। सरदार पटेल को कौन कौन से विभाग दिए गए? उन्हें गृह विभाग मिला था, साथ में सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था, और रियासतों का विभाग भी उन्हीं को मिला था अंतरिम सरकार में। आजादी के बाद भी उन्हीं के पास रहा, अंतरिम सरकार में भी उन्हीं को मिला था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समय अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, एक ईमेल जो ऐसा लगता है कि एक स्रोत से आया है, किसी एक सोर्स से आया है, जो हमें दिखाई देता है, जो वो अपने आप को बताता है कि उसे भेजने वाला कौन है, लेकिन वो आया कहीं और से होता है, इसे कहा जाता है स्पूफिंग। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके तहत कोई मेल जब किसी व्यक्ति को जाता है तो उसे ऐसा दिखाया जाता है मेल में कि यह मेल उसी के किसी जानकार ने या किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो मेल आया है। बिल्कुल ओरिजिनल बनाने की उसे प्रयास किया जाता है। जैसे अगर किसी को ईमेल में बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो जो स्पैमर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो बैंक से रिलेटेड ही कुछ जो शब्दावली होती है या जो ईमेल एड्रेस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे लगता है कि यह बैंक से आया है लेकिन आया कहीं और से होता है, ठीक है, ताकि आप उस मेल का रिप्लाई करें, उस मेल के साथ आप एंगेज हों और आपका जो डेटा है वो हैकर्स तक चला जाए। इसको कहा जाता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को ऑथेंटिक बताकर सामने वाले को फंसाना, इसे कहते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग होती है जैसे आपको कोई लालच दे करके या कोई इस तरीके से नकली मेल भेज करके आपकी जानकारी को चुराना, ठीक है। फिशिंग एक बड़ा आपका पैटर्न है, उसी के अंतर्गत आती है स्पूफिंग। जब फिशिंग इस तरीके से की जाए कि आपको मेल भेजा गया और आपको ऐसा मेल भेजा गया जो आपको लगे कि ऑथेंटिक है लेकिन होता वो फर्जी है, ठीक है। स्पैमिंग क्या होती है? जब आपको गैर जरूरी मेल थोक के भाव में भेज दिए जाते हैं, जो अवांछित मेल होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं,
इसका मकसद जो ज़्यादातर होता है वो अपना प्रचार करना होता है। यानी कई सारे आपने साइट्स में लॉगिन किया था तो उस साइट से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजर्स थे उन सबके मेल आपको आने शुरू हो गए, वो स्पैमिंग कहलाती है, यानी अनचाहे मेल प्राप्त करना। ठीक है। स्निफिंग क्या होती है? स्निफिंग का मतलब हो गया कि जब आप अपना कोई डेटा ऑनलाइन ट्रांसमिट कर रहे हैं या कोई आपको डेटा अपना भेज रहा है तो कोई उस डेटा को ट्रेस कर ले, उस डेटा को ट्रैक कर ले, उसे कहा जाता है स्निफिंग। ठीक है। तो यह ईमेल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली, साइबर अटैक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जहां से सवाल बना था। ध्यान रखेंगे इस सवाल का उत्तर क्या है? स्पूफिंग है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस सवाल को अगर थोड़ा सा और एडवांस किया जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, उनके सदस्यों को हटाता कौन है? नियुक्ति तो इनकी राज्यपाल करता है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमने डिटेल में जाना था। उनकी शक्तियों के अलग अलग यहाँ पर क्षेत्राधिकार बताए गए हैं संविधान में। उन्हीं में से एक है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जब भी संघीय ढांचों के बीच में कोई विवाद होता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो वो विवाद हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में जाता है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ही यही है कि इसमें कोई दूसरा कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब भी दो संघीय ढांचों के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में, दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई मामला आ जाए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसके मूल क्षेत्राधिकार के तहत। मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 131 में किया गया है। अगला, मध्य भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, मिड डे मील योजना कब शुरू करी गई? मिड डे मील योजना को 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक पेपर में सवाल पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मिड डे मील योजना है इसे शुरू किया गया? तो ध्यान रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय के दौरान जो मिड डे मील योजना है ये शुरू हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना। एक और चीज, एक और सवाल पेपर में पूछा गया था कि डीपीएसपी का कौन से आर्टिकल से प्रेरित है मिड डे मील योजना? ये जो मिड डे मील कार्यक्रम है, ये जो योजना है, ये आर्टिकल 47 से प्रेरित है। आर्टिकल 47 में ये कहा गया है कि राज्य की यह एक प्राथमिक कर्तव्य है कि वो लोगों को पौष्टिक स्तर और उनके जीवन स्तर को और ऊपर उठाने का प्रयास करे। तो उसी के अंतर्गत ये योजना शुरू करी गई। ठीक है। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, मिड डे मील योजना का नाम 2021 में बदल दिया गया। इसका नया नाम है पीएम पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना को ही अब ज्यादा जाना जाता है। मिड डे मील योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता इमेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एग्जामों में मौलिक कर्तव्यों का क्रम भी अब आपसे पूछा जाने लगा है। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा करना, सभी जो हमारे जीव जंतु हैं उनके प्राणों की रक्षा करना, यह किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों के कौन सा मौलिक कर्तव्य है, वो अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप कहेंगे वो हमारा 51 के ए के एच वाले खंड में है, यानी 8वां मौलिक कर्तव्य है। ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज का यहाँ पर अपमान किया जा रहा था, तो यहाँ पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा कि आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, आदर करना है। ये बात कही गई है पहले वाले मौलिक कर्तव्य में, यानी 51 के ए के पहले पार्ट में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें क्लियरली कहा गया है कि नागरिकों को संविधान का पालन करना होगा, उसके आदर्शों, उसके संस्थानों, उसके राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी का आदर करना होगा। तो आपसे मौलिक कर्तव्यों का क्रम भी पूछे जाने लगा है, धीरे धीरे आपको उनको भी याद करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर डिटेल में अतिरिक्त तथ्यों के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।